हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम चट्टान को देखेंगे, ज्वालामुखी को देखेंगे, ज्वालामुखी पर्वतों को देखेंगे, महासागरीय धाराओं को देखेंगे और इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे, जैसे बादल हो गए, वायुदाब हो गया, हवा हो गई और जो मतलब स्थानीय हवाएं चलती हैं, जितने भी टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी में आते हैं, जो कि हमने जो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग के थ्रू कंप्लीट करा दिया है, उसमें रह गए थे, उनको हम कंप्लीट इसमें कर लेंगे। ये एक ही वीडियो में रहेगा कंप्लीट, थोड़ी सी बड़ी वीडियो रहेगी, 1 घंटे या उससे कुछ उसी के आसपास या उससे कुछ ज़्यादा, तो उसको आप लोग अच्छे से देख लेना। लेकिन इस वीडियो के बाद आपका ज्योग्राफी जो है फिजिकल और वर्ड वाली कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा और बहुत शानदार और बहुत ही शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं इसको कराऊंगा, आप तो लोग अच्छे से देखते रहिएगा, ठीक है। तो हमने सब कुछ इसमें लिया है, भूकंप हो गया और लास्ट में आप देखोगे तो मैंने जितने भी वन लाइन फैक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, जितनी भी मतलब धातुएं वगैरह कहीं पे पाई जाती हैं, वो सब एक साथ मतलब कंपाइल कर दिया है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखना। अर्थक्वेक, भूकंप और लास्ट में फिर विश्व की जनजातियां वगैरह भी हमने कवर कर ली है। फिर हमने सौरमंडल वगैरह को भी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो बाकी जो लोग भी हमारे ग्रुप में हैं उनको ये PDF वहीं पे दे दी जाएगी। और इसके अलावा बाकी जो लोग स्टैटिक की और करंट की PDF लेना चाहते हैं इसी तरह के शॉर्ट नोट्स वाली, तो वो लोग मैसेज करें। बाकी वीडियोस भी आप लोग देख लो, सारी प्लेलिस्ट बना दी गई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं डायरेक्ट हम पढ़ाई की। तो पहला जो इसमें टॉपिक है वो हमारा है चट्टान यानी कि रॉक्स। तो चट्टान या रॉक्स को हम लेंगे और इसमें आपको क्या याद रखना है, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, द स्टडी ऑफ रॉक्स दैट इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। ये आपको याद रखना है, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये पेट्रोलॉजी कहलाता है। अब चट्टानों में जो जो क्वेश्चन बनते हैं हमने सिर्फ उनको लिया है। चट्टानें 3 तरह की होती, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। इंग्लिश में आग्नेय को कहते हैं इग्नियस, अवसादी को सेडिमेंट्री रॉक्स और रूपांतरित को मेटाफॉर्मिक रॉक कहते हैं। अब हम आग्नेय को देखेंगे। तो आग्नेय में मैंने मतलब किसी भी चट्टान में जितनी बातें हो सकती हैं, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उन्हीं सबको हमने लिया है। जैसे आग्नेय के बारे में याद रखना है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो मैग्मा या लावा से निर्मित जो चट्टानें होती हैं वो आग्नेय चट्टानें होती हैं, ठीक। जो मैग्मा या लावा निकलता है गरम गरम, उससे जो वही जब ठंडा हो जाता है और जम करके जो चट्टान बनती है वो आग्नेय होती है। ये रवेदार होती है, बिना परत वाली, इसमें कोई भी तरह की परत नहीं होती है, ठीक है। और इसमें याद रखना है आपको, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ये मतलब स्टेटमेंट बन के आ जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आग्नेय जो चट्टानें हैं उसमें जीवाश्म नहीं मिलता है। इसके उदाहरण याद रखना, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और पेग्मेटाइट और टफ। तो ये आपको पता होगा, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये 3 शायद ना पता हो, गैब्रो, पेग्मेटाइट और टफ, इनको भी याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में अब इस तरह के क्वेश्चन बनने लगे हैं कि इनके मतलब 4 नाम दे देगा और पूछेगा निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है, या फिर कौन सा आग्नेय चट्टान है, या फिर 3 या 4 चट्टानों के वो क्रम दे देगा 4 ऑप्शन में और पूछेगा निम्न में से किस क्रम में सारी चट्टान आग्नेय है या सारी अवसादी या सारी रूपांतरित है, इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए आपको इसके उदाहरण याद रखने। अब हम अवसादी अगर चट्टानों को देखें तो अवसादी चट्टानों में क्या याद रखना है, चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से निर्मित होती हैं अवसादी चट्टानें। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे मान लिया आग्नेय चट्टान है, तो ये मतलब जब बनी उसके बाद बहुत समय के बाद इसमें अपक्षय हुआ और अपघटन हुआ, तो उसके बाद अलग अलग चट्टान मतलब वो सब टूट गई, ठीक है। तो उसके बाद जो बनती है चट्टान वो अवसादी होती है, याद रखना है। इसका उदाहरण सिर्फ आपको याद रखना है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सिल्ट, मृत्तिका, खड़िया, कोयला, लोयस, कॉन्ग्लोमेरेट, सुरंग पत्थर, गीदराइट, सेल आदि। ये इतने जो उदाहरण हैं सबको आप लोग बार बार पढ़ लेना है, वीडियो को देख लेना। तो ये सारे जो हैं अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स के उदाहरण हैं। कोयला जो है याद रखने का अवसादी चट्टान होता है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। हमने क्या देखा था कि आग्नेय में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक फैक्ट लिखा है कि हमारी पृथ्वी में जो क्रस्ट का भाग है उसका 75% जो पार्ट है वो इसी अवसादी चट्टानों से ढका होता है। अब यहाँ पे हम रूपांतरित को देखेंगे। रूपांतरित में कुछ नहीं होता है, सिंपल आपको याद रखना है, ये आग्नेय चट्टानें और ये अवसादी चट्टानें, यही जो है रूप अपना रूप बदल करके मेटाफॉर्मिक रॉक्स यानी कि रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। यहाँ तक कि जो रूपांतरित चट्टान होती वो स्वयं में भी बदल जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आग्नेय व अवसादी के रूप परिवर्तन से बनी होती है, इसमें आग्नेय, अवसादी व रूपांतरित के रूप, तो उसका भी अपना रूप बदल जाता है, ठीक। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे ग्रेनाइट कैसी है, ग्रेनाइट हमने देखा था
आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट जब नीस में बदलती है तो आग्नेय रूपांतरित में बदलता है। बेसाल्ट जब रूपांतरित होती है तो शिस्ट में बदलती है और एम्फीबोलाइट में बदल जाती है। ठीक, अब अवसादी का उदाहरण देखेंगे। अवसादी जब इसमें बदलती है तो इसमें देखोगे सैल जो है वो स्लेट में बदल जाता है, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि संगमरमर किस तरह की चट्टान है। तो संगमरमर के बारे में आपको याद रखना, जो संगमरमर है वो रूपांतरित चट्टान होती है। चूना पत्थर जो कि अवसादी चट्टान है उसके वो बदल जाता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा चाक और डोलोमाइट ये भी संगमरमर में बदलता है। बलुआ पत्थर क्वार्जाइट में बदलता है और कांग्लोमेरेट भी क्वार्जाइट में बदलता है। ये आपको याद रखना, ये सब मतलब पीडीएफ मिलेगा उससे आप लोग रट लेना। ठीक है, और स्लेट जो है अब रूपांतरित चट्टानें रूपांतरित में ही बदल जाती हैं। जैसे स्लेट ये फाइलाइट में बदल जाएगी, फाइलाइट सिस्ट में बदल जाएगी, गैब्रो सर्पेंटाइन में बदलेगी। तो ये क्वेश्चन याद रखना, गैब्रो जो है वो सर्पेंटाइन में बदलती है। इसके अलावा मैंने एक नोट्स लगा दिया है, इसको आप अच्छे से देखो। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानों का इसी को रूपांतरित मतलब कहते हैं। आग्नेय लावा मैग्मा से बना होता है, जीवाश्म नहीं मिलता है। अवसादी यही जो आग्नेय है ये जो है ताप दाब के द्वारा अपर्दन से छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर अवसादी बन जाता है और ये फिर कायांतरित में बदलता है। उच्च ताप व दाब या घनत्व के कारण बदल जाता है और डायरेक्ट आग्नेय भी बदल जाता है। पुनः प्लेट संवर्धन क्रिया से नीचे जाकर मैग्ना के रूप में आग्नेय के रूप में बाहर आता है। तो ये क्रिया चलती रहती है और इसको आप इस वाले रॉक साइकिल पे भी देख सकते हो कि सबसे पहले इग्नियस रॉक आई, उसके बाद ये इसमें बदली, ये फिर इसमें बदली, फिर जाई, फिर ये गई, ऐसे करके मैग्मा के रूप में फिर आएगी। तो ये मतलब पूरा मैंने चित्र लगा दिया, आप अच्छे से देख लेना। तो चट्टान हो गए, चट्टान में इतनी ही चीज़ें आती हैं। अब हम ज्वालामुखी को देखेंगे। अब ज्वालामुखी मतलब कैसे बनता है, तो देखो ज्वालामुखी ये पृथ्वी के अंदर का भाग है। तो पृथ्वी के अंदर जो सबसे बड़ी चट्टान होती है खूब मोटी सी, जहाँ से मतलब ये इसका मतलब आप आधार समझ सकते हो, इसको बैथोलिथ चट्टान कहते हैं। तो इसका बस नाम आपको याद रखना है। इससे जस्ट ऊपर जो छोटी सी होती है इसको लैपोलिथ कहते हैं और ये मतलब एक के ऊपर एक इस तरह से जो होती है वो फैकोलिथ होती है। अभी हम देखेंगे इसको डिटेल में अच्छे से। और ये जो एक बड़ी सी संरचना निकलती है इसको लैकोलिथ कहते हैं। और जब यहाँ से निकल जाती है, मतलब यहाँ से निकलता है मैग्मा लावा वगैरह, जहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो ये इसका मुख होता है। और इसके इधर नीचे से जाकर के ऊपर तक ये जो दो सिराएं खुलती हैं डाइक कहलाते हैं। और ये इधर जो छोटे छोटे पठार पर्वत टाइप के बनते हैं इसको मैग्मा या लावा के पठार कहते हैं। ठीक, ये चित्र हो गया। अब हम देखेंगे प्रॉपर वोल्केनो को। इसमें क्या देखना है कि वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी होता क्या है, वह स्थान जहाँ से निकलकर गैस, राख और तरल पदार्थ या लावा पृथ्वी के परपटी पर पहुँचता है वही ज्वालामुखी होता है। अब ज्वालामुखी से गैस कौन कौन से निकलती है ये क्वेश्चन आता है। ज्वालामुखी से जलवाष्प निकलती है, CO2, N2, SO2 निकलता है। अब कौन से नहीं निकलती याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जलवाष्प निकलती है, N2, SO2 निकलती है। इसमें अगर ऑप्शन में रहे आपका मीथेन तो याद रखना मीथेन नहीं निकलती है, नाइट्रोजन नहीं निकलती है, ऑक्सीजन नहीं निकलती है। ठीक, मैग्मा क्या होता है, भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ। लावा क्या होता है, धरातल पर निकलने वाला पदार्थ। तो मैग्मा और लावा में आपको याद रखना है, मैग्मा जो है वो जब तक मतलब पृथ्वी के भूगर्भिक क्षेत्र में है यानी कि अंदर जब तक है वो, ठीक है, तब तक वो मैग्मा कहा जाता है। वही जैसे धरातल से बाहर आया तब वो लावा हो जाता है। ठीक है, अब लावा भी दो तरह का होता है, एक एसिडिक लावा यानी कि अम्लीय लावा होता है और एक बेसिक लावा यानी कि क्षारीय लावा। तो एसिडिक लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है और जो क्षारीय लावा होती है उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। तो सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो पीला होगा, गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा। सिलिका की मात्रा कम होगी तो काला होगा, हल्का होगा और पतला होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम। अब यहाँ पे कुछ मतलब ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मतलब ज्वालामुखी जैसे जब उद्गार होता है तो कहीं कहीं पे ये बहुत छोटा इसका मुंह होता है, इसको शंकु कहते हैं। कहीं कहीं पे थोड़ा सा बड़ा मुंह होता है जिसको क्रेटर कहते हैं, इसको बड़ा शंकु बोलते हैं। और फिर जो बहुत बड़ा जब छेद हो जाता है पृथ्वी में, जहाँ से जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसको कोल्डेरा कहते हैं, काल्डेरा। ये बहुत बड़ा क्रेटर होता है। उदाहरण अगर देखें तो ओसो क्रेटर एक है ज्वालामुखी, मतलब ये जापान में पाया जाता है ओसो क्रेटर। ठीक है, ओसो क्रेटर कहाँ है, जापान में। ये इसी कॉल्डेरा का एग्जाम्पल है। और अगर आप क्रेटर झील का एग्जाम्पल देखोगे तो भारत में ही मिल जाएगा। लोनार लेक आपने सुना होगा महाराष्ट्र की, वो एक प्रकार की क्रेटर लेक है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मतलब ज्वालामुखी के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसको आप अच्छे से समझो। लैपिली क्या होता है, अगर पूछ ले आपसे लैपिली, ये UPPSC में नहीं पूछा गया है। लैपिली एक बार जो है ये UPSC में पूछा गया है, UPSC का PYQ है तो पता होना चाहिए। तो ज्वालामुखी उद्गार में मटर के दाने के आकार के छोटे छोटे टुकड़े जो बाहर आते हैं, तो ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो मटर के दाने के आकार के बहुत छोटे छोटे टुकड़े मतलब बन जाते हैं, उसी को लैपिली कहते हैं।
पाइरोक्लास्ट क्या होता है, तो सबसे निचले निकलने वाले जो सबसे नीचे सबसे पहले जो निकलते हैं बड़े बड़े टुकड़े ज्वालामुखी उद्गार में, उसी को पाइरोक्लास्ट कहते हैं। तो ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखना, एग्जाम में आ जाती है। बैथोलिथ क्या होता है, अभी हमने ऊपर देखा था चित्र में, पृथ्वी की गहराई में बड़े जगह में जमी हुई ग्रेनाइट का जो जमाव होता है उसी को बैथोलिट कहते हैं। ये वाला जो चित्र था ये बैथोलिट, ये ग्रेनाइट के मतलब होते हैं, और ये मतलब गहरे भी होते हैं और खूब बड़ी मात्रा में जमा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या है, उत्तल ढाल वाला जमाव, लैपोलिथ अवतल ढाल वाला जमाव। इसमें आपको कैसे याद रखना है, लैको उत्तल, लैपो अवतल। फैकोलिथ अभिनति और अपनतियों में अभ्यंतरिक जमाव होता है। सिल मतलब क्या होता है, क्षैतिज जमाव, पतली सिल सीट कहलाती है। डाइक क्या होता है, लंबवत जमाव, तो छोटी डाइक स्टॉक कहलाती है। तो ये सारी हो गई मतलब कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्वालामुखी के बारे में, इतनी ही चीजें होती हैं। अब हमने यहाँ पे ज्वालामुखी और ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं उन सबको लिया है, तो हम यहाँ पे अब इसको देखेंगे। आपके एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से ज्यादा आते हैं, प्रमुख ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी पर्वत। तो देखो हमने देश वाइज लिया है, एक देश को लिखा है तो उसके सारे ज्वालामुखी और उसके पर्वतों को देख लिया है। तो जैसे माउंट क्राकाटाओ, माउंट मेरापी, माउंट समेरू, माउंट दुकोनो, माउंट अंगुंग, माउंट सिनाबुंग, माउंट ब्रोमो, माउंट तंबोरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो तंबोरा हो गया, क्राकाटाओ हो गया, मेरापी हो गया, समेरू हो गया और इधर सिनाबुंग हो गया। ये सब कहाँ पे हैं, तो ये इंडोनेशिया में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माउंट ताल फिलीपींस में है, पूछा गया है। माउंट पिनाटुबो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। माउंट मेयान और माउंट बुलुशान ये चारों के चारों कहाँ है, फिलीपींस में। माउंट फ्यूजियामा, माउंट ओनटेक और कुसात्सु सिराने, कुआनो जजिमा, असामा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सकुराजिमा, माउंट एसो, माउंट अंजेन ये इतने कहाँ हैं, जापान में है, ठीक। और ये सब के सब ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट पोपा ये भी पूछा गया, ये कहाँ है, म्यांमार में है। कटमई, लियामाना, पावलोफ, वेस्टडाल, सेंट हेलेंस ये सब कहाँ है, तो ये अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका में जो यूएस उसका अलास्का प्रांत है वहाँ पे है, ठीक। नेक्स्ट है माउंट रेनियर, माउंट सस्ता ये भी अमेरिका में है। प्रोपो कैपिटल, पैराकुटिन, कोलिमा, ओरिजावा और टक्विला ये सब मैक्सिको में है। मौना लोआ, किलायू, मोनाकी ये सब हवाई द्वीप में। हवाई द्वीप पर अधिकार किसका, यूएस है, अमेरिका का। चिम्बाराजो माउंट ये इक्वाडोर में है। ओजस डेल सेलाडो ये चिली और अर्जेंटीना में है। माउंट एटना सिसिली द्वीप में है, इटली में जो कि स्थित है। और माउंट स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप में है, ये भी इटली में है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहते हैं। ये लिपारी, अगर देश ना दे करके द्वीप दे तो याद रखना स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप पर है और जो एटना है वो सिसिली द्वीप पर है, ठीक है। माउंट विसुवियस ये नेपाल्स द्वीप पर है, ये भी इटली में है। तो ये तीनों एटना, विसुवियस और स्ट्राम्बोली तीनों इटली में है, पर इनके द्वीप याद रखना। एटना जो है वो सिसिली पे है, स्ट्राम्बोली लिपारी पे है और विसुवियस नेपाल्स में। पकाया ग्वाटेमाला में है, लॉकी आइसलैंड में है, किलिमंजारो तंजानिया में है, टिनाकुला सोलोमन द्वीप में है। माउंट एल्ब्रुज जॉर्जिया में है, एल्ब्रुस रूस में है। क्लेवचस्का ये रूस में है और सिवलेच ये भी रूस में है। देवबंद और कोह सुल्तान ईरान में है। माउंट एरेबस राष्ट्रद्वीप अंटार्कटिका में है और विल्लाटीला और चिल्लन ये चिली में है। और रूहापेई और ये कहाँ, ये न्यूजीलैंड में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनके देश भी मिलान करने को दिया जाता है, ठीक है। अच्छे से रिवीजन आप लोग करना और ये पूरी क्लास एंड तक जरूर देखना। आप वो सारे टॉपिक्स देखोगे जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट महासागरीय धाराएं। तो कंप्लीट महासागरीय धाराओं को पढ़ेंगे, जो भी इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं हम सारे को यहीं पे एक साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। महासागरों में जल का एक निश्चित दिशा में प्रवाह धाराएं कहलाती है, ओशियन करंट इसी को कहा जाता है। तो महासागर में क्या होता है, जो पानी है वो चाहे सतह का हो चाहे उसके नीचे का हो, वो एक निश्चित दिशा में प्रवाह करता है, ठीक है, प्रवाहित होता है। वही महासागरीय धाराएं होती हैं, कुछ और नहीं होता है, ओशियन करंट कहता है। इसकी उत्पत्ति के कारक पूछ लिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन उत्पत्ति का कारक नहीं है, ठीक है। उत्पत्ति के कारण और महासागरों की जो महासागरीय धाराएं हैं उनकी दिशा बदलती रहती है, या कोई ऊपर की तरफ जा रही कोई नीचे की तरफ, तो उन सब के क्या क्या कारण होते हैं, तो ये पूछा जाता है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसको आप देख लेना। तो पृथ्वी का जो घूर्णन है, जिसको कि आवर्तन भी बोलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं महासागरीय धाराओं के उत्पत्ति का कारण, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर इस तरह से घूमती रहती है और पृथ्वी के अपने
जो अक्ष है उस पर घूमने के कारण भी कहीं ना कहीं जो महासागरीय धाराएं हैं वो उत्पन्न होती हैं, क्योंकि पृथ्वी घूमेगी तो जल भी पृथ्वी पर है तो वो भी घूमेगा। ठीक है। तापमान में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वायुदाब एवं हवाएं और वाष्पीकरण, तो इतनी सारी चीजें हैं जो कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के प्रमुख कारक हैं। नेक्स्ट है धाराओं की दिशा परिवर्तन के क्या कारण हो, तो इनकी दिशाएं कैसे बदलती, जो मैंने अभी आपको बताया। तो तट की दिशा एवं आकार, तो जो तट होते हैं महाद्वीपों के वो और उनके आकार जो है, उनकी क्या क्या दिशाएं, किस तरफ तट जो है वो कटे छटे रहते हैं, उनके कारण भी बदलती हैं। तलीय आकृतियां, मौसमी परिवर्तन, पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी जो है वो कहीं ना कहीं मतलब सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस कारण भी ये इनकी दिशाएं बदलती हैं, और पृथ्वी पर जो कोरियोलिस बल लगता है उसके कारण भी। तो ये इतने दिशा परिवर्तन के कारक है। यही सब आपको याद रखना रहता है। तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जल्दी में, तो बहुत मतलब इतना ही आएगा यही सब, तो और कुछ ऐसा नहीं कि कुछ अलग से आप पढ़ लोगे। ठीक है। अब धाराएं जो दो तरह की होती हैं, गर्म धारा और ठंडी धारा, यानी कि वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। गर्म धाराएं जनरली क्या होती है, देखो जो हमारी इक्वेटर है, आपको पता है ये मान लीजिए पृथ्वी के बीचों बीच से इक्वेटर गुजरती है, जो कि भारत से नहीं गुजरती है। इक्वेटर के बारे में क्या याद रखना कि इक्वेटर से यानी कि जो भूमध्य रेखा है उससे ध्रुवों की ओर जो जाती हैं जो भी धाराएं हैं, इक्वेटर से जो ध्रुवों की ओर जाती हैं वो ठंडी होती हैं, और जो ध्रुवों से इक्वेटर की ओर आती हैं वो गर्म होती हैं। ठीक है। और एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर ठंडी धारा और गर्म धाराएं मिलती, क्योंकि मान लीजिए इक्वेटर से कोई इधर गई और एक इधर से आ रही, तो जहाँ पे जो मिलेंगी वहाँ पे वनस्पतियाँ अधिक होंगी और वहाँ पे मछलियां बहुत अधिक पाई जाएंगी। ठीक है। वनस्पतियां यानी कि जैव विविधता ओवरऑल अधिक होती, मछलियां अधिक होती, प्लैंक्टन इसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपको मैप पे मैंने सारी धाराएं दे दी, इसको आप अच्छे से मैप देखना, और इसी को मैं अभी आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद भी करा दूंगा जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। जैसे आप देखोगे इसमें पूछा जाता है कौन सी धारा जो है वो किस महाद्वीप की धारा है और वो ठंडी है या गर्म है, यही पूछा जाता है। तो मैंने एक ट्रिक भी यहाँ पे लिख रखी है, उस ट्रिक से आपको कंप्लीटली चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन मतलब महाद्वीपों पर सारी धाराएं। तो सबसे पहले हम अटलांटिक महासागर की धाराएं देखेंगे। ये हमारा अटलांटिक महासागर है, ये इक्वेटर पास हो रहा है, और इक्वेटर देखो इक्वेटर से जो भी ध्रुवों की ओर जाएगी, जो इधर जा रही है, ठीक है, या जो नीचे की तरफ जा रही है, ध्रुव चाहे ऊपर का हो उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव, जिधर भी अगर इक्वेटर से उधर जाए दूर जाएगी तो वो गर्म हो जाएगी, और जो इक्वेटर की तरफ आएगी चाहे ऊपर से आए चाहे नीचे से वो ठंडी हो जाएगी। ठीक। तो जैसे आप देखो, आपको बस मतलब मैप पे देख लोगे तो आपको ये याद रहेगा कि कौन सी धारा जो है, ठीक है, मैप पे अगर आप देख लोगे तो याद रहेगा कौन सी धारा किस महाद्वीप में स्थित है। जैसे अब आप यहाँ पे देखो पहले उत्तरी अटलांटिक में, तो ये एक धारा है, ये देखोगे आप धारा है कौन सी, ये ब्राजीलियन धारा है। ठीक है। ब्राजीलियन धारा ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी है, ये ऐसे जा रही। फिर यहाँ पे एंटीलीज धारा है, ये फ्लोरिडा की खाड़ी, आपने जब मैपिंग क्लास देखी थी तो देखा था फ्लोरिडा की खाड़ी, तो फ्लोरिडा की धारा ऊपर जा रही है, गल्फ स्ट्रीम, ऊपर से एक लेब्राडोर की धारा, याद रखना लेब्राडोर की धारा ऊपर से नीचे आती है। ठीक है। फिर इर्मिंगम की धारा जो कि इधर जा रही है, नॉर्वे की धारा इधर नॉर्वे है, मतलब देश के नाम से, रेनेल की धारा तो जो ये इधर आ रही है। ठीक है। तो लेब्राडोर और रेनल और कनारी ये नीचे की तरफ आ रही है, तो ये सब ठंडी हैं, बाकी सब की सब गर्म है। ठीक। अब नीचे अगर आप आओगे तो ब्राजील की धारा दूर जा रही तो गर्म है, फिर फॉकलैंड की धारा इधर आ रही है, ठीक, वेंगुला की धारा ये भी ऊपर जा रही तो ये सब ठंडी है। अगर आप इधर जाओगे अफ्रीका प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर इधर भी क्योंकि वही घूम करके आया है, तो अलास्का की धारा ऊपर रहेगी। ठीक है। और पेरू या हमबोल्ट की धारा इधर रहेगी, इधर पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, इधर कुरोशियो की धारा, इधर क्यूराइल या ओयोशियो की धारा। अभी आप सिर्फ मैप पे समझ लो, मैं आपको ठंडी गर्म अच्छे से याद करा दूंगा। ठीक है। आप हिंद महासागर में आओगे तो इधर सोमालिया की धारा हो जाएगी, मोजाम्बिक की धारा, तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर में आपको कंफ्यूज नहीं है, मेडागास्कर के जो इस साइड में है हिंद महासागर में, ठीक है, वो मेडागास्कर की धारा है, और मोजाम्बिक की धारा मेडागास्कर और मोजाम्बिक के मतलब अफ्रीका के बीच में है। अगुलहास की धारा इसके नीचे बहती है, दक्षिण अफ्रीका के नीचे। ठीक। और ये सुसीमा याद रखना, जापान और ये जो रूस और चाइना वाला एरिया है उसके बीच में बहती है, और कुरोशियो भी यहाँ पर है। ठीक। तो ये मैप पे आप देख लेना तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम यहाँ पे आपको महासागरीय धाराएं ठंडी और गर्म बता देते हैं। तो सबसे पहले हम अटलांटिक महासागर की धाराएं देखेंगे, तो ये ठंडी वाली हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं इतनी सारी। ठीक। लेब्राडोर की धारा अभी मैंने ऊपर दिखाया था क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रही थी, कनारी की धारा ये भी ऊपर से नीचे आ रही थी, फॉकलैंड की धारा, बेंगुला की धारा और दक्षिणी अटलांटिक की धारा, ये सारी की सारी कौन सी धाराएं हैं, तो ये ठंडी धाराएं। अगर अटलांटिक गर्म धारा देखें तो फ्लोरिडा की धारा जो कि गर्म है, गल्फ स्ट्रीम की धारा जो कि गर्म है, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी विषुवती ये सब गर्म है। ठीक है। और ब्राजीलियन धारा ये भी गर्म है, इर्मिंगर और नॉर्वे ये भी गर्म है, हमें अभी हमने आपको दिखाया था, और रेनेल की जो धारा है वो भी गर्म है। ठीक। तो ये इतनी हो गई अटलांटिक की। नेक्स्ट है हिंद महासागर की धाराएं।
तो हिंद महासागर में याद रखना है आपको, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जो धारा है वो आपकी ठंडी धारा है। इसके अलावा अगुल्हास, मोजाम्बिक और विश्वतरेखी ये तीनों गर्म है। प्रशांत महासागर में देखें तो ओयोसियो, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट और क्यूराइल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती हैं ज़्यादातर। ओयोसियो, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट और क्यूराइल ये सब ठंडी धाराएं हैं। इसके अलावा क्यूरोसियो और अलास्का ये गर्म धाराएं हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा है कि जिसमें भी विस्वती लगा हो तो याद रखना, मतलब ये सिंपल सा याद रखना, वो गर्म धारा ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लिखी है ठंडी धाराओं को याद करने की। वो सब ट्रिक क्या है, देखो मैं आपको ठंडी धाराएं याद करा दे रहा हूँ, बाकी की जो बचेंगी वो सब गर्म हो जाएंगे अपने आप। तो हमारी ट्रिक है, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। ठीक, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। अब ये बहुत सिंपल है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। तो अब इसको आपको ऐसे देखना, हम बोले में हम्बो से क्या हो जाएगा हम्बोल्ट, ले से हो जाएगा लेब्राडोर, ग्रीन से हो जाएगा ग्रीनलैंड, बगुला से हो जाएगा बेंगुला, क्यों से हो जाएगा क्यूराइल, केला से हो जाएगा कैलिफोर्निया। अब फेंक को आपको ऐसे ना लिख के, फेंक को आपको रोमन में इसकी स्पेलिंग लिख देना है FAK। तो F से फॉकलैंड, A से अखोटस्क और K से कनारी, और रहा है का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इतनी सारी धाराएं, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है, ये आपकी सारी ठंडी धाराएं। इसके अलावा जो भी आ जाए वो सब गर्म धाराएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कितना सिंपल सा है, आप इसको रट लेना अच्छे से। आप अपने जहाँ भी पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, मतलब आप अपने रूम में या फिर लाइब्रेरी में, तो वहाँ पे अपने एक जो स्टिकी नोट्स होते हैं उस पर लिख के आप इसको चिपका लो। आप देखना एग्जाम में कितना काम आएगा, अभी भले ना इतना लग रहा हो। ठीक है, तो हमारी ये महासागरीय धाराएं हो गई। अब हम देखेंगे कुछ स्थानीय पवनें, यानी कि स्थानीय हवाएं। इससे अक्सर क्वेश्चन आता है, जो भी 2024 वाला एग्ज़ाम हुआ है आपका UPPCS का पिछले साल, उसमें भी एक सवाल पूछा गया था। तो उसमें ये नार्वेस्टर को पूछा था कि कहाँ की धारा है। ठीक है, और बाकी इंडियन, और इसमें हम क्या करेंगे, पहले वर्ड वाली धाराएं सारी ले लिए, उसके बाद हमने इंडियन वाली भी ले लिए। तो ये वाला क्वेश्चन आया था नार्वेस्टर को। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन खूब सारे आते रहते हैं, और ये धाराएं वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, इसमें स्थानीय पवनों के क्या क्या नाम होते हैं। में देखेंगे तो सामल एक हवा होती है जो कि स्थानीय पवन है। सामल जो है वो बहती है अरब और इराक क्षेत्र में। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी ग्रीन है और वो मतलब रेड है, और ये भी रेड है। तो सामल जो है वो अरब और ईरान क्षेत्र में बहती है। ये बहुत मतलब आपको समझ में आना चाहिए। सामल कहाँ है, पूरा जो अरब पेनिनसुला है वो इराक, ईरान वगैरह में। ब्रिक फिल्टर, ये तो बहुत बार पूछी गई। ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया की हवा है। मैंने जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको कराया था तो उसमें नीचे से आप मैंने लगा करके बताया भी था कि ये नीचे से जो हवाएं जाती है वो सब ब्रिक फिल्टर होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करती हैं। ठीक है, ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, आप लोगों ने अगर अभी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं करा है तो मेरी मैपिंग की सीरीज, मतलब इससे पहले जो मैंने आपको जस्ट दिया था, उसको आप लोग ज़रूर कर लो जाकर। मेरी मतलब हम्बली रिक्वेस्ट है आप सबसे। 6 वीडियोज़ हैं, उन सबको देख लेना। प्लेलिस्ट बनी ज्योग्राफी की, उसमें आपको मिल जाएंगी। ज्योग्राफी के PYQ की एक प्लेलिस्ट है, मतलब प्लेलिस्ट उसी में पड़ी हुई है 3 वीडियोस। उसमें 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी फैक्ट पूछे गए ज्योग्राफी के सारे कवर किए गए। आधे घंटे की वीडियो है, आप पूरी देख लेना, आपका कंप्लीट हो जाएगा ज्योग्राफी। लगभग उससे सब कंप्लीट आपका हो जाएगा। बाकी ये जो आपकी ये फिजिकल ज्योग्राफी के जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक वो इस वाली वीडियो में हो जाएगा, तो आपका ज्योग्राफी का काम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ज़रूर देख लो आप लोग जिन लोगों ने नहीं देखा है। बाकी जो लोग हमारे ग्रुप में थे शुरुआत से, तो उनको तो नोट्स वगैरह दे ही दिए गए, तो वो लोग वहाँ से भी रिवीजन कर रहे होंगे। ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में। एक है लेवेंटर या फिर इसी को लेवेस कहते हैं, ये स्पेन की हवा है। ब्लैक रोलर ये नॉर्थ अमेरिका में बहती है। सांता आना दक्षिणी कैलिफोर्निया की हवा है और ये गर्म हवा है। ठीक, फॉन क्या है, फॉन स्विट्जरलैंड की हवा है, ये भी गर्म हवा है। तो मैंने गर्म वालों के आगे गर्म लिख दिया जनरली, और बाकी ठंडी होती हैं। मिस्टल ये भी पूछी गई है, ये फ्रांस में बहती है और ये ठंडी हवा है। ठीक है, जोंडा जो है, जोंडा अर्जेंटीना में बहती है, ये गर्म हवा है। यामो जापान में बहती है, ये भी गर्म हवा है। नार्वेस्टर जो है वो न्यूजीलैंड की हवा है। कहाँ की है, न्यूजीलैंड की, और ये गर्म हवा है। और भारत में भी बंगाल और असम में बहती है नॉर्वेस्टर। ठीक है, इसको काल बैसाखी कहा जाता है, कॉल्डेस काल बैसाखी, यही नॉर्वेस्टर होती है, आप याद रखेंगे। तो नॉर्वेस्टर अगर वर्ल्ड लेवल पे आप देखोगे तो कहाँ बहती है, न्यूजीलैंड में, जो कि गर्म हवा है। भारत में बंगाल और असम क्षेत्र में नॉर्वेस्टर नाम की हवा बहती है, जिसको लोकल में काल बैसाखी कहते हैं। हरमट्टन बहुत इंपॉर्टेंट है। हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका में गिनी की खाड़ी में बहती है, ये गर्म हवा है। और हरमट्टन को डॉक्टर्स विंड कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर की हवा कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। हबूब कहाँ बहती है, तो दक्षिणी सूडान में। सिराको जो है वो सिसिली द्वीप इटली में बहती है। ब्लिजार्ड जो है साइबेरिया, कनाडा और USA वाले रीजन में बहती है। और बोरा इटली की हवा है। तो इतनी सारी स्थानीय पवनें हैं जहाँ तक क्वेश्चन बनता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा, जनरली इन सब में जो है मिलान करने वाले क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है,
तो ये आप लोग मतलब पढ़ लेना सारी, आपको अगर 2-3 भी याद आ गई तो आप अच्छे से मिलान कर ले जाओगे। अब यहाँ पे मैंने भारत की भी हवाएं लगा दी हैं। तो जैसे काल बैसाखी मैंने अभी बताया आपको, वेस्ट बंगाल और असम वाले रीजन में ये जूट चाय के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बारदौली छिड़ा एक हवा बहती है, वो असम में बहती है। नार्वेस्टर उड़ीसा में है, ठीक है। और आम्रवर्षा और मैंगो सावर से केरल व कर्नाटक के तटीय भागों में बहती है। चेरी ब्लॉसम, जिसको कि फूलों की बौछार कहते हैं, ये केरल व कर्नाटक के भीतरी भागों में बहती है, कहवा के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको देखो एक चीज़, आम्रवर्षा या मैंगो सावर जिसको बोलते हैं, ये केरल व कर्नाटक के तटीय भागों में, यानी कि इनका जो, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है तो इसका जो तट वाला भाग है उसमें ये बहती है आम्रवर्षा। लेकिन केरल और कर्नाटक के भीतर अंदर वाले हिस्सों में जो बहती है वो चेरी ब्लॉसम होती है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भारत में ये है क्या गया, भारत में भी बंगाल और असम में जो है काल बैसाखी बहती है, इसको नॉर्वेस्टर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉर्वेस्टर के लिए उड़ीसा लिखा है, तो ये सब रीजन एक ही पड़ता है, मतलब बंगाल हो गया है, यहाँ पे बंगाल है, इधर उड़ीसा है, इधर असम है, तो लगभग मतलब हवाएं तो इधर उधर जा ही सकती, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है, ये हवाएं हो गई हैं इतना मतलब सारी। अब हम यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टॉपिक लेंगे और इसमें हम आगे भी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको भी कवर करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखना, आप देखना कितनी सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी। तो अब हम वायुमंडल पे आएंगे, और वायुमंडल में जो हमारी 5 परतें हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, इनसे क्वेश्चन बनते हैं और यही इनका क्रम भी है, मतलब ये नीचे से ऊपर का क्रम है, ठीक है। और इसका एक ट्रिक भी है, मैं तो मतलब ऐसे याद करता हूँ, ट्रॉसमोथ और ऐसे करके मैं याद करता था, बाकी जनरली अब याद ही हो गया। इसको हिंदी में आप लोग मत याद करना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और ऐसे करके मध्य मंडल, बहिर्मंडल, आयरमंडल, क्योंकि अब क्या करता है एग्जामिनर, वो हिंदी वाला वर्जन देता ही नहीं है, वो इंग्लिश वाले को ही देवनागरी में लिख देता है। इस तरह से ट्रोपोस्फेयर लिख देगा, स्ट्रेटोस्फेयर लिख देगा, ठीक है। तो TSMIE ऐसे आप याद रखना। तो 8 से 15 किलोमीटर तक आपकी ट्रोपोस्फेयर पाई जाती है, और समस्त वायुमंडलीय जो क्रियाएं होती हैं ये आपको याद रखना है इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। तो ये कुछ जेनरिक बातें हैं जो आपके एग्जाम में बनती है, और इसको मैंने बहुत छोटे शॉर्ट में लिख दिया, आप अच्छे से समझ जाना। हवाई जहाज़ जो हमारे उड़ते हैं, एयरप्लेन, वो इसी ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हैं, और यहाँ पे तापमान जो है वो कम होता है, ठीक है। फिर 15 से 50 किलोमीटर में स्ट्रेटोस्फेयर होता है, और यही समताप मंडल होता है, और ओजोन परत यहीं पे मिलती है। उल्काएं जो आप देखते हैं, जो उल्का पिंड वगैरह ऊपर से गिरती हैं, वो इसी में जनरेट होते हैं, और यहाँ पे तापमान अधिक होता है, यानी कि यहाँ पर गर्म होता है। फिर है, और ये जो मेसोस्फेयर है, और ये भी उल्काओं के लिए जाना जाता है, और यहाँ पे ताप फिर से कम हो जाता है। फिर जो आयनोस्फेयर है, यहाँ पे तापमान फिर बढ़ जाता है। और आयनोस्फेयर के बारे में याद रखना, जो हमारे यहाँ से कृत्रिम जो सैटेलाइट हैं, कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं, वो इसी आयनोस्फेयर में स्थिर रहते हैं, और रेडियो तरंग जो है वो परावर्तित भी यही आयनोस्फेयर से होता है। आयनोस्फेयर के बारे में कहा जाता है कि ये मतलब जो बेतार संचार होता है, यही मतलब कृत्रिम उपग्रह वगैरह जो तरंगे वगैरह हैं वो सब यहीं से रिलेटेड होती हैं। बाकी फिर लास्ट में एक्सोस्फेयर होता है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। तापमान को आपने देखा होगा कि पहले कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम, फिर बढ़ रहा है, ऐसे हो रहा है। तो तापमान को याद रखना, वायुमंडल में जिगजैग स्टाइल में तापमान बढ़ता घटता है, यानी कि पहले घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, ये आपका सिस्टम होता है। अब यहाँ पे वायुमंडल की में कुछ गैसें दी हुई हैं, और ये हमारे मिसलेनियस टॉपिक है, तो टॉपिक बदल जाएगा, तो इसमें आपको मतलब कंफ्यूज नहीं करना है। सॉरी। वायुमंडल में गैसों की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, और देन आर्गन है, याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पे है, और फिर 5वें पे नियॉन है। तो ये 5 गैसों का क्रम आपको याद रखना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन। अब एक टॉपिक आता है सूर्यातप, बहुत ही छोटे मात्रा में, इसको अच्छे से देखना। सूर्यातप होता क्या है? देखो, पृथ्वी पर सूर्य की मैक्सिमम एनर्जी आती है लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में। तो सूर्यातप का सिंपल सा मतलब होता है सूर्य का ताप। तो सूर्य का ताप जो है वो पृथ्वी पर आता है, वही सूर्यातप होता है, ठीक। अब अगर क्वेश्चन ये बनेगा कि सूर्य का ताप जब वहाँ से निकलता है तो क्या सारा पृथ्वी पर आ जाता है? सारा नहीं आता है, लेकिन जो मैक्सिमम एनर्जी सूर्य का पृथ्वी पर आता है वो लघु तरंग के रूप में आता है। या ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप भूल से भी एग्जाम में जो है वो दीर्घ तरंग मत लगा देना, लघु तरंग के रूप में आता है। वितरण, यानी कि सूर्यातप का वितरण कैसे होता है, तो याद रखना है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। तो सर्वाधिक सूर्यातप कहाँ आता है? भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी पर हमारे ठीक बीच में। और जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ोगे तो सूर्यातप कम हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनता है कि सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। देखो, सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। तो सूर्य की किरणें जो हैं, चूँकि पृथ्वी हमारी
मतलब अपने अक्ष पे झुकी हुई है तो उसका सापेक्ष तिरछापन होता है, इस कारण भी ये प्रभावित होते हैं। सूर्य प्रकाश की अवधि, सौर कलंक यानी कि सन स्पॉट जो होते हैं, और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है कि समानुपाती, इसका मतलब ये होता है कि सौर कलंक या सन स्पॉट जो है सूर्य तप का समानुपाती होता है, यानी कि सौर कलंक जितना बढ़ेगा सूर्य तप भी उतना बढ़ेगा, और वायुमंडल का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये इतना मतलब बेसिक बातें हैं, याद रखना। नेक्स्ट हम चक्रवात को देखेंगे और चक्रवात पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। सबसे कॉमन तो यही बनता है कि चक्रवातों के अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग एरिया में क्या नाम होते हैं, ठीक। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ, सॉरी चक्रवात को शुरू करते हैं। चक्रवात होता क्या है, तो चक्रवात के बारे में कुछ बेसिक बात है कि मैंने बहुत शॉर्ट में लिख रखा है, तो इसको आप लोग बस इतना याद रखना और ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। चक्रवात जो है याद रखना वो निम्न दाब के क्षेत्र होते हैं। कैसे होते हैं, निम्न दाब के क्षेत्र। तो मान लीजिए ये आपका चक्रवात है, तो ये जो इसका जो केंद्र है एपिक सेंटर बीच में जो है ये लो प्रेशर होता है, और बाहर जो होता है वो हाई प्रेशर होता है। आपने देखा होगा जब चक्रवात आता है तो हमेशा याद रखना उसके केंद्र में हाई प्रेशर होता है, सॉरी लो प्रेशर होता है, और बाहर जो है वो हाई प्रेशर होता है। तो चक्रवात इसीलिए निम्न दाब के केंद्र कहे जाते हैं, तो केंद्र पर निम्न दाब होता है, ठीक है। अब इस कारण क्या होता है कि जो हवा है वो हाई से लो प्रेशर की ओर चलती है। हवा कैसी चलती है, हाई से लो प्रेशर की ओर, यानी कि बाहर से अंदर की ओर चलती है, इसीलिए घूमता हुआ ये दिखाई देता है। इसमें हवा बाहर से अंदर की ओर चलेगी, क्योंकि हाई से लो चलेगी, हाई बाहर है और लो अंदर है, ठीक। इतना आप याद रखेंगे। ये सब छोटा छोटा चित्र है, इसको याद रखेंगे तो एग्जाम में बहुत काम आएगा, क्योंकि अभी आपका एग्जाम कॉन्सेप्चुअल हो गया, तो इस टाइप की चीज़ें मतलब कॉन्सेप्ट वाइज वन लाइन मतलब स्टेटमेंट बना करके पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब हवा की दिशा पूछता है कि चक्रवात में हवा की दिशा कैसी होती है, ठीक है। तो हवा की दिशा देखो, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चलेगी, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चलेगी, ठीक। कोरियोलिस बल के विपरीत, हवा की दिशा याद रखना हमेशा कोरियोलिस बल के विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलेगी, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, यानी कि उत्तरी कोरियोलिस बल जब लग जाएगा, देखो जनरली क्या होता है चक्रवात की जो दिशा है वो ऐसे चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जब कोरियोलिस बल लगेगा तो ये पलट जाती है, उल्टा हो जाती है, बस इतना याद रखना आपको। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधी और शीतोष्ण कटिबंधी। उष्ण कटिबंधी मतलब ट्रॉपिकल, और शीतोष्ण ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। और ये इनका आप याद रखना 23 डिग्री 23 मिनट हाफ डिग्री नॉर्थ और 23 मिनट हाफ डिग्री साउथ, ये मतलब है उष्ण कटिबंधी। अरे सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी इक्वेटर है, तो इसका ये वाला जो रीजन है इसमें ये उष्ण कटिबंध वाला ये एरिया ही होता है, तो इसी में उष्ण कटिबंधी चक्रवात आते हैं। इसके अलग अलग नाम याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोलते हैं, चीन में टाइफून बोलते हैं, अमेरिका में हरिकेन बोलते हैं, और भारत में चक्रवात या फिर साइक्लोन बोलते हैं। अब शीतोष्ण कटिबंध आएंगे तो 35 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों में, तो ये वाला जो एरिया होता है आपका दोनों तरफ, ये होता है शीतोष्ण कटिबंध वाला। ये जो होते हैं ये गोलाकार होते हैं, अंडाकार होते हैं और वी शेप में। क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन सा चक्रवात गोलाकार, अंडाकार या वी शेप में होते हैं, तो यही वाले होते हैं शीतोष्ण वाले। इसको ही लो नहीं लू होना चाहिए, इसको ही लू कहते हैं, गर्त या ट्रफ भी कहते हैं, ठीक है। लो, गर्त और ट्रफ कहते हैं। लहर चक्रवात या वेव साइक्लोन इन्हीं को कहते हैं, और पछुआ पवन के प्रभाव में ये पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये सारी एक एक लाइन जो लिखी हुई है, ये एक एक लाइन आपके लिए एक एक स्टेटमेंट बन के आ जाएगी, तो कंफ्यूज नहीं करना है आपको। आर्द्रता देखेंगे, आर्द्रता क्या होती है, तो नमी या आर्द्रता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से कि कौन सी कोई भी जो वायुमंडलीय इकाई है वो ध्रुवों पर कितनी है और भूमध्य रेखा पर कितनी है। तो जो नमी और आर्द्रता है याद रखना है आपको। सर्वाधिक कहाँ होती है, सर्वाधिक होती है इक्वेटर पे, और जब ध्रुवों की ओर जाओगे आप दोनों दिशाओं में तो वो कम होती जाती है। अब हम वायुदाब देखेंगे, तो वायुदाब के बारे में क्या याद रखना है कि वायु की सघनता जो है वो जितनी अधिक होगी, यानी कि वायु जितनी घनी होगी वायुदाब का मान भी उतना ही अधिक होगा। वायु में तापमान जितना अधिक होगा वायुदाब उतना ही कम होगा। सिंपल सा मतलब ये क्या है कि तापमान जो है वायुदाब का मतलब रिवर्स होता है, ठीक है। जितना तापमान बढ़ेगा उतना वायुदाब कम होगा, या जितना वायुदाब बढ़ेगा उतना तापमान कम होगा। वायुदाब के बारे में एक बात लिखी गई कि इसको किससे मापते हैं, तो इसको बैरोमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन बार बार आता है। अब बैरोमीटर में जो स्केल होता है उसमें कुछ मतलब जो 3 तरीके की दिखाई देती है, जो बैरोमीटर हमारा होता है उसमें कि पारे का जो तल है उसमें अचानक से अगर गिरावट आ जाए तो ये तूफान आने का सूचक होता है, और पहले गिरता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता है तो ये वर्षा का सूचक होता है। लेकिन लगातार बढ़ता ही रहे अगर जो पारे का तल है तो ये प्रतिचक्रवाती या साफ मौसम का संकेत होता है, ठीक। तो ये आप लोग जरूर याद रखना तीनों चीज़ों को कि किससे
क्या होता है, ठीक है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण जो है वो समदाब रेखाओं के द्वारा होता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण है वो समदाब रेखाओं के कारण होता है। समताप रहे तो गलत कर देना। उपसौर और अपसौर के बारे में ये बात लिखी गई है। छोटी छोटी मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, अच्छे से देखना। उपसौर क्या होता है कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, और ये डेट याद रखना 3 जनवरी को। अपसौर क्या होता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है, तो ये 4 जुलाई को होता है, ठीक है। उप मतलब सबसे निकट और अप मतलब दूर, ठीक। ऐसे आप याद रखना, उप मतलब निकट, अप मतलब दूर, और उप में 3 जनवरी और 4 जुलाई होता है। 3 जनवरी 4 जुलाई याद रखना। तो पहले होता है उप निकट और फिर होता है दूर। एक होता है विषुव, यानी कि विषुव क्या होता है तो याद रखना, जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात समान होते तो उसको विषुव कहते हैं। और ये 21 मार्च और 23 सितंबर को यानी कि साल में 2 बार पड़ता है, ठीक। अब यहाँ पे 21 जून लिखा है। इस दिन क्या होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन सबसे बड़ी रात होती है, ठीक है। तो ये आप लोग मतलब देख लेना, कौन मतलब बेसिक चीज़ें हैं और एग्जाम में आ सकती हैं। अब हमने बादलों को थोड़ा सा लिया है, और बादलों पे क्वेश्चन बन जाते हैं कुछ कुछ। तो बादलों वाली सारी घटनाएं जो है याद रखना है कहाँ पे होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं, ट्रोपोस्फीयर। अभी हमने क्या देखा था कि हमने क्या बताया कि समस्त वायुमंडलीय क्रियाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, यानी कि ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। अब पश्चाप बादल क्या होते हैं ये आप याद रखना। पश्चाप बादल लोअर पीसीएस 2009 में पूछा गया था, इसलिए लिख भी दिया है। जनरली पीसीएस में नहीं पूछा जाता, लेकिन मैंने सोचा करा ही देता हूँ आपको, 2 मिनट लगेगा। पश्चाप बादल क्या होता है याद रखना, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर बादल होते हैं उन्हीं को पश्चाप बादल कहते हैं, और चक्रवातों के आगमन से पूर्व ये दिखने लगते हैं, तो ये कहीं ना कहीं चक्रवातों की सूचना देते हैं। पश्चाप स्त्री बादल होते हैं, सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल से उत्पन्न होते हैं, कप के रूप में दिखाई देते हैं। पश्चाप कपासी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सफ़ेद होते, छोटे होते, गोलाकार होते हैं। अगर ये दे दे कि सफ़ेद और छोटे गोलाकार कौन होते, तो पश्चाप कपासी। उच्च स्तरीय क्या होते हैं? आकाश में लगातार फैले नीले व भूरे बादल, विस्तृत व लगातार वर्षा होती है, ठीक है। उच्च कपासी अगर दे दिया, ये अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर होते हैं। और कपासी निम्बस याद रखना, ये सर्वाधिक वर्षा करते हैं। यूपीपीएससी एपीएस 2013 में ये सवाल आया था। कपासी निम्बस ये याद रखना, कुछ मैंने जो हाईलाइट किए हैं, जैसे पश्चाप बादल जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर होते हैं, कपासी निम्बस सर्वाधिक वर्षा करते हैं, और उच्च कपासी सबसे कम ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से अधिक होती है, याद रखना है आपको। प्रकाश की स्पीड साउंड की स्पीड से अधिक होती है, ठीक है। हवाएं देखेंगे तो हवाएं अभी हमने देखा था हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमेशा चलती हैं, ठीक है। और प्रेशर जो है वो टेम्परेचर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसका मतलब है अभी मैंने बताया था, प्रेशर जितना अधिक होगा उतना टेम्परेचर कम होगा। दाब प्रवणता वो हवा की स्पीड के समानुपाती होती है, यानी कि जितनी हवा की स्पीड बढ़ेगी उतनी दाब प्रवणता बढ़ेगी। कोरियलिस बल हवा की दिशा के समानुपाती मतलब हवा की दिशा के समानुपाती होता है, ठीक। फेरल का नियम क्या कहता है? ये बहुत सिंपल है हवाओं के बारे में, कि हवाएं जो है उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यहाँ पे कुछ मैंने सेल लगा दी है, ये पृथ्वी का हमारा है, ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ पे आप थोड़ा याद रखना, ट्रेड विंड्स एक होती हैं, आईटीसीजेड ये बीच का हिस्सा होता है, डोल्ड्रम अभी हम इसको देखेंगे क्या होता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है। ट्रेड विंड यहाँ पे बहती हैं, वेस्टर्ली विंड्स यहाँ पे बहती हैं। फेरल सेल ये ऊपर वाला हिस्सा है, और दक्षिणी वाला हिस्सा में हेडली सेल होती हैं, और ये तीनों स्थायी पौने आपको याद रखना। कौन सी? फेरल सेल, पोलर सेल और हेडली सेल, ये सब क्या है? स्थायी पौने हैं। 1 मिनट। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, ये लग रहा है मुझे 2 बार, ये पीडीएफ जो है और 2 बार लग गया। कोई बात नहीं, इसको मैं नोट्स दूंगा आपको, तो मैं आपको इसमें हटा दूंगा इसको, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट, ओके, पीडीएफ 2 बार लग गया है। अब यहाँ पे कुछ ये दिए हैं ट्री के नाम, आपको याद रखना ये कैसे ट्री हैं। तो जैसे कार्क, अब जनरली क्या होता है, वो नॉर्मल जो हम लोग के आसपास पौधे लगे हैं वो नहीं पूछता है, वो थोड़ा इस टाइप के पौधे पूछता है। कार्क, ओक, जैतून और आलू बुखारा, ये किस तरह के पौधे हैं? तो ये ट्रॉपिकल पौधे हैं, यानी कि ये उष्णकटिबंधीय पौधे हैं। कार्क, ओक, जैतून और आलू बुखारा विश्व स्तर पर शीतोष्ण कोणधारी, यानी कि जो शंकु वृक्ष होते हैं वो सर्वाधिक एरिया पर हैं। एग्जाम्पल के लिए चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस, ये सब कैसे हैं? ये शीतोष्ण कोणधारी वन है, ठीक है। ये विश्व स्तर पर हैं। अगर दुनिया में पूछ ले सर्वाधिक किस तरह के वन हैं, तो शीतोष्ण कोणधारी वन दुनिया में सर्वाधिक पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक किस तरह के वन है? तो भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, राइट। हेकिस्टोथर्म क्या होता है? एक ये टर्म है, इस तरह के पूछे जाते हैं। हेकिस्टोथर्म क्या होता है? जो बहुत कम तापमान,
ठीक है। जैसे पर्वतों अल्पाइन वनों में जो उगने वाले पौधों हैं उन्हीं को हेकिस्टोथर्म कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछने लगा है पौधों के अलग अलग नाम क्या होते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ विश्व में खनिजों को लिया था, हालांकि मैंने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी कराई उसमें कंटिनेंट वाइज मैंने सारे खनिज वगैरह कहाँ पे क्या पाया जाता है सबको मैंने करा दिया, लेकिन यहाँ पे एक साथ दे दिया गया तो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कोयला की बात करें तो कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसका मतलब क्या है कि सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पीट। कोयला जो है अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, अभी हमने चट्टानों में ऑलरेडी कहा था। अब कोयला प्रदेश अगर देखें तो दुनिया में कहाँ कहाँ पे, तो जैसे मंचूरिया एक कोयला प्रदेश है जो कि चीन में है। अपलेशियन क्षेत्र जो है वो जो उत्तरी अमेरिका का, जिसमें अमेरिका आता है, अमेरिका का मिशिगन, मिसौरी और टेक्सास, ये सब कोयला क्षेत्र हैं। डोनबास और डोनेट्स ये दोनों यूक्रेन के क्षेत्र हैं, ये भी कोयला क्षेत्र हैं। कुजनेट्स, पचौरा, अमौरा और इर्कुटस्क, यूराल ये सब रूस के क्षेत्र हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, डोनबास और डोनेस्क तो डो वाले जो हैं वो यूक्रेन के क्षेत्र हैं और कुजनेट्स कु वाला रूस का है। कारागांडा बेसिन ये कजाकिस्तान में है। दामोदर घाटी बेसिन, सोन नदी, महानदी, गोदावरी, वर्धा, सतपुड़ा, पूर्वी हिमालय ये सब भारत के हैं कोयला क्षेत्र। रूर बेसिन जो कि जर्मनी में है, सार बेसिन और सैक्ससी ये सब जर्मनी में, ये सब कोयला क्षेत्र हैं। न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, स्ट्रोवे घाटी ये सब ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है और ये भी कोयले के लिए फेमस है। न्यू साउथ वेल्स ये ऑस्ट्रेलिया में। तो इतने कोयला वाले क्षेत्र हैं पूरी दुनिया के, तो याद रखना है आपको। इसके अलावा और भी है, जैसे साइलेसिया घाटी ये पोलैंड में पड़ती है। यार्कशायर, लंकाशायर, डर्बीशायर, दक्षिणी वेल्स, क्लाइड घाटी ये सब इंग्लैंड में है। नॉर्थ और लॉरेन ये फ्रांस में है। नटाल और ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट ये सब साउथ अफ्रीका में है। ठीक, ये सब याद रखना आप लोग, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है मिलान करने को, फिर वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अब हम लौह अयस्क के क्षेत्र देखेंगे, तो लौह अयस्क में आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, नंबर 1 पे लौह अयस्क में, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील। इंडिया आता है चौथे नंबर पे, फिर रसिया। ये उत्पादन के मामले में बात हो रही है। पृथ्वी के गर्भ में सर्वाधिक मिलता है लोहा, ये भी क्वेश्चन है, मतलब याद रखना पृथ्वी के गर्भ में सर्वाधिक, अगर पूछ ले सर्वाधिक कौन सी धातु मिलती तो लोहा मिलता है। और भूपर्पटी पर सर्वाधिक धातु कौन सी, तो एल्युमिनियम। तो जैसे हमारी ये पृथ्वी, तो उसके गर्भ में यानी कि अंदर जो सर्वाधिक धातु है वो लोहा है और भूपर्पटी यानी बाहर वाले हिस्से में एल्युमिनियम है। अब यहाँ पे कुछ कोयला क्षेत्र हैं, जैसे माउंट एटाविस ये ब्राज़ील में है, क्रिवाई रॉक यूक्रेन में है, मैग्नेट पर्वत जिसको कि गंटोगोस्क कहते हैं, इब्देल, नीपर नदी, कुर्क ये सब रूस में है। अतासुस्की झील, बाल्कस झील कजाकिस्तान में, जोहोर ये मलेशिया में, मुसान उत्तरी कोरिया में और दिवरीगी तुर्की में है। सफरविल ये कनाडा में है। वारगेर नॉर्वे में, एल्पाओ सेरो ये सब वेनेजुएला में। तो ये सब कोयला क्षेत्र है। 1-2 बार मतलब देख लेना वीडियो, तो आपको मतलब वहाँ पे आएगा तो याद आ जाएगा। तांबा जो है याद रखना, ये चुक्की कामाटा चिली की खाने में मिलता है, चिली में। इसके अलावा चिली में एल तेनियन और एल सल्वाडोर। सेर्रो पास्को टोकवे पाला ये पेरू में है। मोनरेसी और विघम यूएसए में है। ब्रिटानिया कनाडा में है। कटंगा प्रदेश कांगो जाम्बिया में पड़ता है। सोने की बात करें तो प्लेसर व क्वार्ट्स के रूप में मिलता है। सोना किस रूप में मिलता है, तो प्लेसर व क्वार्ट्स के रूप में। सोने के सर्वाधिक रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में है, स्पेशली इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, तो आपने सुना होगा कि कालगुरली और कुलगार्डे की खाने प्रसिद्ध हैं, मैंने आपको मैप पे भी दिखाया था। कालगुरली और कुलगार्डे की खाने ऑस्ट्रेलिया में है, सोने के लिए फेमस है। इसके अलावा माउंट मोर्गन ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी सोने के लिए फेमस है। ब्लैक हिल्स क्षेत्र जो है यूएसए का, वो भी सोने के लिए फेमस है। क्यूबेक और ओंटारियो जो कि कनाडा के क्षेत्र हैं, ये भी सोने के लिए। जोहानिसबर्ग और बॉक्सबर्ग ये भी दक्षिण अफ्रीका में, ये भी सोने के लिए है। इसके अलावा पेट्रोलियम जो है वो हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से बनता है। 1857 में रोमानिया में सर्वप्रथम खोदा गया था कुआं का तेल, ये भी आपको याद रखना है। यूरेनियम की बात करें तो ये पिच ब्लेंड है वो यूरेनियम का अयस्क है, ये भी आप याद रखेंगे। पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम सर्वाधिक कजाकिस्तान में है, फिर ऑस्ट्रेलिया में है। भंडार में याद रखना ऑस्ट्रेलिया प्रथम है, भारत 9वें नंबर पे आता है। ओलंपिक ये क्या लिखा है, केम खदान, ओलंपिक केम खदान जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, ये भी मतलब यूरेनियम के लिए फेमस है। अब यहाँ पे हमारे सारे खनिज हो गए। अब यहाँ पे हम कुछ नगर लिखें और वो नगर किसके लिए फेमस है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो जैसे अमेरिका का डेट्रॉयट जो है वो यूएसए में है। हाँ, अमेरिका का डेट्रॉयट यूएसए में है, ये क्या बोल रहा हूँ। डेट्रॉयट अमेरिका में, सुपीरियर झील के किनारे, मैंने झीलें कराई तो ऑलरेडी कराए। ये किसके लिए फेमस है, तो ये ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। शिकागो जो है अमेरिका का, वो मांस प्रसंस्करण के लिए फेमस है। लॉस एंजल्स अमेरिका का एयरक्राफ्ट और फिल्म्स के लिए फेमस है। और सैन फ्रांसिस्को ये तेल, कंप्यूटर और पोत के लिए फेमस है। ह्यूस्टन ये ऑयल और नेचुरल गैस के लिए फेमस है। पेरिस जो कि फ्रांस का शहर है, ये परिवहन और एयरक्राफ्ट के लिए फेमस है। इसके अलावा
मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड की राजधानी जलपोत के लिए फेमस है। मॉस्को रूस की राजधानी, ये धातु रसायन और मशीनरी के लिए फेमस है। चेल्याम्बिक रूस में है, धातु सैन्य मशीनरी के लिए फेमस है। मैग्नेटोगोस्क रूस में है, लौह एवं इस्पात के लिए फेमस है। अनसन जो है चीन का शहर है, ये सारे पूछे गए हैं, ये लौह इस्पात के लिए फेमस है। संघाई वस्त्र और मशीनरी के लिए फेमस है। वुहान जो है चीन का, वो जलपोत और लोहे इस्पात के लिए फेमस है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का, ये जो है ये इंजीनियरिंग एवं परिवहन के लिए फेमस है। एसन जो है ये पूछा गया जर्मनी में है, एसन अनसन चीन में है और एसन जर्मनी में है, ये लौह इस्पात के लिए। मिलान जो है वो इटली का शहर है, ये रेशम वस्त्र के लिए फेमस है। और जो वेनिस है इटली वाला, वो याद रखिए कांच निर्माण के लिए फेमस है, वेनिस। साओ पोलो ब्राजील का है, काफ़ी उद्योग के लिए फेमस है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील का है, वस्त्र एवं काफ़ी उद्योग के लिए। मराकाइबो वेनेजुएला का है, तेल शोधन के लिए। शेफील्ड जो है इंग्लैंड का है, कटलरी उद्योग के लिए। डूंडी जो है स्कॉटलैंड का है, जूट उद्योग के लिए। हवाना क्यूबा का है, श्रृंगार उद्योग के लिए। नागोया जापान का है, ये भी जो है ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। ये मतलब जो नागोया है इसको कहते हैं कि ये जापान का डेट्रॉयट है। अबादान जो है वो ईरान का है, तेल शोधन के लिए। ये जगह याद रखनी देश वाली। स्टॉकहोम स्वीडन का है, जलपोत निर्माण। क्रिवॉय रॉग यूक्रेन का है, लौह इस्पात के लिए। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना का है, जलपोत निर्माण के लिए। एंटवर्प ये बेल्जियम का है शहर है, ये हीरा प्रसंस्करण के लिए फेमस है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। कोपेनहेगन डेनमार्क का, ये डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सारे मतलब नगर हो गए, कौन सा नगर किस लिए फेमस है। यहाँ पे हम नेक्स्ट देख लेते हैं। कंटेनर क्षमता के अनुसार टॉप 5 बंदरगाह दुनिया के, तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के आधार पर है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 5 बंदरगाह, यानी कि कंटेनर क्षमता के हिसाब से याद रखना है, इसमें भारत का कोई भी बंदरगाह नहीं आता है। और मतलब चाइना को आप देख लो कि टॉप 5 में दुनिया के बंदरगाहों में टॉप 4 चाइना के ही हैं। मतलब संघई जो है दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कंटेनर क्षमता के हिसाब से कौन सा है, तो संघई है। ठीक है, इसको यांगशन पत्तन भी बोलते हैं। सेकंड नंबर पे सिंगापुर आ जाता है, फिर तीनों चाइना के हैं। निंगबो झाउसान तीसरे नंबर पे है। शेनझेन ये भी चौथे नंबर पे है। ग्वांगझोउ हार्बर ये भी 5वें नंबर पे है। तो याद रखना है, पहले पे संघाई है, दूसरे पे सिंगापुर, फिर तीनों चाइना के हैं। ठीक, पोर्ट कंटेनर ट्रैफिक की बात करें तो ये भी सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, फिर अमेरिका में, फिर सिंगापुर में। पोर्ट की बात करें, कुछ पोर्ट पूछे जाते हैं, जैसे इगारका पोर्ट पूछता है कहाँ पे है, ये तो रूस में है। मोंटेवीडियो पूछता है तो उरुग्वे में है। अलेक्जेंड्रिया पूछता है तो ये कहाँ है, मिस्र में है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ वायुदाब पेटियाँ लिखी हुई हैं। तो वायुदाब की कुल 7 पेटियाँ हैं, ये मैंने बना भी दिया है। इक्वेटर बीच में बहती है। ठीक है, तो लो प्रेशर बेल्ट ये होती है, और ये जो है 5 डिग्री से 10 डिग्री वाला, और इधर 5-10, ये दोनों लो प्रेशर है। बीच का जो हिस्सा होता है, यानी कि जो 0 से 5 वाला हिस्सा होता है, इसी को डोलड्रम कहते हैं। और डोलड्रम में वेरी लो प्रेशर होता है, यानी कि बहुत कम प्रेशर होता है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्रेशर है वो जो तापमान है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी कारण जब डोलड्रम एरिया है जो 0 से 5 ऊपर, 0 से 5 नीचे वाला, नॉर्थ साउथ वाला, तो इसमें मतलब प्रेशर बहुत लो होता, तो जाहिर सी बात है इसमें तापमान फिर बहुत अधिक होगा। ठीक है, तो लो प्रेशर का बेल्ट और तापमान अधिक है। ध्रुवों पर क्या होता है कि प्रेशर बहुत हाई होता है, तो इसी कारण जब प्रेशर हाई है तो तापमान कम होगा, तो इसीलिए ध्रुव वाले एरिया जो है वो ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, हाई प्रेशर। और ये जो हाई प्रेशर है इसी को अश्व अक्षांश बोलते हैं, चाहे ऊपर के हो चाहे नीचे के। तो अगर आपसे ये पूछ लिया एक सेकेंड कि अश्व अक्षांश क्या होते हैं, तो अश्व अक्षांश जो है ये हाई प्रेशर वाले एरिया होते हैं जो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ वाले जो एरिया होते हैं। ठीक है, वेरी हाई प्रेशर पोल्स पर होता है। तो ये सब बेसिक बातें थी, मतलब बताना था। जनरली छोटी छोटी बातें होती, पर आपको पता होते हुए वहाँ पे एग्जाम में गलत हो जाती, तो गलत नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हवाओं के बारे में कुछ बातें लिखी गई, जैसे 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, यहाँ पे हवाएं धीमी होती, चक्रवात आंधी तूफान यहाँ पे नहीं आते हैं। यहाँ पे ITCZ के बारे में लिखा गया, मैंने बताया था, आगे बताऊंगा। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये क्या होता है, नोन एज ITCZ, ये शांत क्षेत्र होता है, इसी को डोलड्रम कहते हैं। यहाँ पे तापजन्य होता है, लो प्रेशर ऑफ विंड होता है। क्यों होता है, क्योंकि गर्म क्षेत्र होता है, तो विंड जाहिर सी बात जब ये गर्म होगा यानी कि तापमान अधिक होगा तो प्रेशर लो बनेगा, जिससे हवाएं गर्म होकर बिखर जाती हैं और ऊपर चली जाती हैं। तो यही होता है, तो हवाएं धीमी होंगी, चक्रवात आंधी तूफान यहाँ पे इसीलिए नहीं आया। क्यों, क्योंकि हवाएं ऊपर उड़ जाएंगी। ठीक, सिंपल सा बात है। यहाँ पे नोट करके कुछ चीज़ें लिखी, जैसे वायुमंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री तापमान में गिरावट आ जाती है। जितना आप ऊपर जाओगे तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। वायुदाब जो है वो पृथ्वी पर वायु द्वारा लगाया गया बल होता है, और इसको बैरोमीटर से मापते हैं। हम ऑलरेडी इसको भी देख चुके थे, तो इसको ये याद रखना है आपको
76 सेंटीमीटर 160 mm ऐसे करके होता है। बैरोमीटर में वायुदाब अगर बढ़ रहा है तो मौसम साफ है, कम हो रहा है तो वर्षा होगी। अचानक और तेजी से कम होगा तो याद रखना आंधी तूफान के साथ वर्षा होगी। हवा ज़्यादा वायुदाब से कम वायुदाब की ओर बहती है। हम बार बार देख चुके कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। 3 प्रकार की सेल बनती है वायुमंडल में। 0 से 30 डिग्री के बीच हेडली सेल होती है, 30 से 60 के बीच फेरल सेल होती है, 60 से 90 के बीच पोलर सेल होती है। ये सब बहुत बेसिक में मतलब ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट में पढ़ाए जाते हैं, पर अभी आपको सिर्फ रिवाइज करना है और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा डीप आती भी नहीं है यूपीएससी टाइप से। तो जितना मैं करा रहा हूँ इतना कर लो, इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे भूकंप को, और भूकंप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीट देखेंगे भूकंप क्या होता है, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, ठीक है। फिर भूकंप और इसके बाद फिर ये मतलब कुछ मतलब ये सौरमंडल वाला क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेंगे कुछ, और फिर विश्व की जनजातियां देख लेंगे, और हमारा कंप्लीट आज का ये हो जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी के सारी टॉपिक। तो चलिए भूकंप को देख लेते हैं। तो अर्थ क्वेक यानी कि भूकंप क्या है, देखिए ये मान लीजिए आप पृथ्वी की सतह है। भूकंप देखो आप सबको ये तो पता ही होगा कि पृथ्वी जो है अपने एक तो भूपर्पटी हो गई, जो ऊपर वाली मिट्टी हम सबको दिखती है, उसके अंदर जो अलग अलग चट्टानों से बनी हुई है, तो वो चट्टानें जब विसरण करती हैं, इधर उधर गति करती हैं, तो ऊपर भूकंप आता है। तो ये सब बेसिक बातें आपको पता होगी, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा परिभाषा में। ये आपकी पृथ्वी की सतह है यानी कि भूपर्पटी है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे इसका फोकस क्या होता है, अधिकेंद्र क्या होता है, और पृथ्वी तो आपको पता होगा ये है। तो जब अधिकेंद्र की बात आएगी यानी कि एपिक सेंटर की बात आएगी, जिसको अधिकेंद्र या एपी सेंटर कहते हैं, ये किसको कहते हैं, यह पृथ्वी पर सबसे पहले झटके लगते हैं। तो अधिकेंद्र का मतलब पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी कि भूपर्पटी जहाँ पे हम सब रहते हैं, वहाँ पे वो पहला पॉइंट जहाँ पे झटके महसूस होंगे उसी को कहते हैं एपिक सेंटर, ठीक है। किसका, भूकंप का, यानी कि अधिकेंद्र। और मूल ये होता है, मूल मतलब फोकस, यहाँ से तरंग की उत्पत्ति हुई, यानी कि भूकंप जो उत्पन्न होता है वो यहाँ मूल से होता है, ठीक है। तो आप समझ गए। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें विसरण करती हैं वहीं से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो जहाँ से पृथ्वी के अंदर, हमेशा आपको याद रखना जो फोकस है आपका मूल है वो पृथ्वी के अंदर होगा, अंदर वाले हिस्से में, क्योंकि वहीं से भूकंप की उत्पत्ति होती है, यानी भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है। और वो तरंगे चूँकि अलग अलग दिशाओं में ऐसे ऐसे जाती हैं ना, पृथ्वी तो चारों तरफ गोल गोल है, ठीक है। तो जहाँ पे पहले झटका महसूस होगा पृथ्वी के ऊपरी सतह का वह भाग, वही अधिकेंद्र या एपीसेंटर कहलाता है, ठीक है। तो ये मतलब बेसिक बात थी, आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं भूकंपी तरंगों पे। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि भूकंपी तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, पी, एस और एल। अभी हम इनको बहुत डिटेल में देखेंगे। पी, एस और एल 3 प्रकार की भूकंपी तरंगें होती हैं। तो पी वाली सबसे पहले देखते हैं, और इसका मतलब होता है प्राथमिक तरंग, ठीक है, प्राइमरी वेव्स जिसको बोलते हैं। अब इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, सर्वाधिक तीव्र गति वाली तरंग होती है और सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। तो पी तरंग के बारे में 2 बातें आपको याद रखनी है कि ये सर्वाधिक तेज गति वाली यानी कि बहुत जल्दी से चलती है। और चूंकि आपको पता, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, मान लो ये पृथ्वी है, यहाँ से मूल से उत्पत्ति हुई और यहाँ पे आई, यहाँ पे ये इसका एपीसेंटर है। तो यहाँ पे, और ये चूंकि चारों दिशाओं में अलग अलग जाती है, तो जो सबसे तेज पहुँच जाती है धरातल पे, यहाँ पे मान लो पहुँच गई है, तो वही जो है पी तरंग होती है। तो सबसे पहले धरातल पर पहुँचती है और सबसे तेज गति वाली होती है। इसकी प्रकृति आपको याद रखना, ये अनुदैर्ध्य होती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग की प्रकृति होती है किसकी, प्राथमिक तरंग की। और ये ठोस, द्रव और गैस तीनों से गुजर सकती है, ये भी बात आपको याद रखना है। और अगर गति तीव्रता का घटता क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा गति ठोस में होगी, फिर द्रव में होगी, फिर गैस में होगी। ये सारे वो पॉइंट है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह आपको वो क्रोनोलॉजी लगाने को दे देगा, ठीक है। और ये भी याद रखना है, स्टेटमेंट देगा कि जो प्राथमिक तरंग है ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में से गुजरती है, या दे देगा कि केवल ठोस से गुजरती है, ठीक है। इस तरह से बनेगा, तो आप याद रखेंगे। अगला हम आते हैं एस तरंग पे। इस एस तरंग को शॉर्ट वेव कहते हैं, यानी कि द्वितीयक या फिर गौण तरंग इसी को बोलते हैं, ठीक है। एस वेव को द्वितीयक तरंग या फिर गौण तरंग बोलते हैं। तो हमने देखा था पी, एस और एल, इसकी जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग आपको पता है, जो प्रकाश तरंग होता है वो अनुप्रस्थ होता है, ठीक है। जो ध्वनि तरंग होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। तो जो आपकी पी तरंग है वो अनुदैर्ध्य की भांति कार्य करती है, और जो एस तरंग है वो अनुप्रस्थ की भांति कार्य करती है, और ये केवल ठोस माध्यम में चल सकती है। अब आपको पता होगा, मैंने आपको बताया, जो पी तरंग है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती है, लेकिन जो एस तरंग है वो केवल और केवल ठोस में चलती है। और पी की अपेक्षा इसकी गति जो है वो कम होती है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा गति वाली तरंग सबसे पहले धरातल पहुंचने वाली पी थी, और पी की अपेक्षा गति एस की कम होती है, लेकिन पी से बड़ा इसका छाया क्षेत्र होता है। अभी हम छाया क्षेत्र भी देखेंगे।
द्रव में ना चल पाने के कारण, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये केवल ठोस में चलती है, द्रव और गैस में नहीं चलती है। और छाया क्षेत्र का मतलब होता है फैलाव। जैसे मान लो ये आपका पृथ्वी का मूल है जहाँ से ये उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो कुछ होती हैं कि इधर इधर गई फिर इधर नहीं गई, लेकिन कुछ होती हैं तो ये चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, यानी कि उसका फैलाव अधिक होता है। फैलाव अधिक होने का सिंपल सा मतलब ये है कि उसकी गति कम होगी। चूँकि गति बहुत ज़्यादा है तो अचानक से कोई तरंग ऐसे निकलेगी इधर बाहर आ जाएगी। जब गति कम है, आपको पता होगा, तो धीरे धीरे थोड़ा इधर बढ़ गई, थोड़ा उधर बढ़ गई, थोड़ा इधर बढ़ गई, ऐसे करके उसका फैलाव अधिक हो जाता है। तो ये याद हमेशा आपको रखना है कि जो फैलाव है या छाया क्षेत्र है वो गति का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ठीक है। तो P से बड़ा छाया क्षेत्र इसका रहेगा, क्यों? क्योंकि इसकी गति कम है। छाया क्षेत्र का मतलब फैलाव होता है, स्पीड कम है इसलिए फैलाव अधिक होता है। ये बात आपको याद रखनी है। आप देख पा रहे हैं ये छाया, मैंने चित्र भी बना दिया है। P का जो तरंग छाया क्षेत्र कैसे है, जैसे मान लो यहाँ से उत्पन्न हुई तो ये ऐसे ऐसे अंदर को गई हुई है, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे। तो मिनिमम जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे 105 डिग्री पे गया है। और तो ये जो पूरा रेंज आपका है ये इसका छाया क्षेत्र हो गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे 105 से 145 के बीच वाला जो है, अगर हम S का बात करें, क्योंकि इसका छाया क्षेत्र अधिक है, ठीक है। जैसे है क्या, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से भी मूल से भी ऐसे गुजरी है। यहाँ पे जो S वाला है वो यहाँ से नहीं गुजरी है, और यहाँ से नहीं गुजरी बल्कि ये यहाँ पे मुड़ गई है। तो मुड़ गई है यानी कि इसका फैलाव अधिक हो गया, यहाँ से पूरा गोल गोल फैलाव हो गया है, ठीक है। बेसिक आपको याद रखना कि अगर गति P की कम है इसीलिए उसका फैलाव अधिक है, और अगर गति S की ज़्यादा है तो उसका फैलाव कम है। तो ये आपका P वाला हो गया, ठीक है। और ये अनुप्रस्थ होती है। अब हम आएंगे L तरंगों पे। L तरंगों की अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं L फॉर, यहाँ पे लब से डिनोट होता है, ठीक है। इसको धरातली तरंग कहते हैं या फिर लब वेव्स बोलते हैं या फिर लॉन्ग वेव्स। यहाँ पे L को लॉन्ग या लब दोनों बोल सकते हैं। अब इसको लब वेव्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी खोज जो है वो एडवर्ड F लब द्वारा की गई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे, आपको स्टेटमेंट देगा कि L तरंग जो है या धरातली तरंगें उनको लब वेव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको खोज एडवर्ड F लब ने करी थी और सबसे बाद धरातल में पहुंचती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये स्टेटमेंट बना देगा कि सबसे पहले धरातली तरंग धरातल पर पहुंचती हैं। तो आपको लगेगा धरातली तरंग है तो धरातल पर पहले पहुंच रहे होंगे, नहीं। धरातली तरंग जो हैं वो सबसे बाद धरातल पर पहुंचती हैं और ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। ये भी आपको याद रखना है। धरातली तरंग क्या होती हैं? सर्वाधिक विनाशकारी तरंग होती हैं। धरातल पर जो तहस नहस और तबाही मचाती हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मकान, पेड़ पौधे, हर चीज़ उथल पुथल मचा के गिरा देती हैं, वो यही धरातली तरंगें होती हैं, यानी कि लब तरंगें होती हैं। आप इसको ऐसे याद रख लेंगे, जो लब होता है प्यार, वो सबके जीवन में तबाही ला देता है, ठीक है। अंततः तो तबाही ही लाता है, तो आप सबको पता होगा। उसी तरह से इसको आप समझ सकते हैं। इसको आप कुछ जोड़ लेंगे, ये सब चीज़ें जल्दी याद हो जाती है, इसलिए उसको ऐसे जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये जो धरातली तरंगें लब वेव्स हैं सबसे ज़्यादा धरातल पर तबाही लाती हैं और सबसे बाद में भी आती हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब कुछ और फैक्ट है जो हम देख लेते हैं भूकंप के बारे में। जैसे भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। भूकंप की संकेतक गैस कौन है? तो रेडान। एक क्वेश्चन ये बनता है, कई बार बना भी है, कि जब भूकंप आता है तो वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? तो इसी रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। अब भूकंप तीव्रता के कुछ मापक यंत्र हैं, तो दो मापक यंत्र हैं, एक तो रिक्टर स्केल है और एक मार्केली स्केल है। तो दोनों आप याद रखेंगे कि रिक्टर और मार्केली स्केल जो है ये भूकंप तीव्रता को मापते हैं, ठीक है। तो रिक्टर स्केल जो है उसकी खोज करी गई थी चार्ल्स एफ रिक्टर ने। तो आप याद रखेंगे चार्ल्स एफ रिक्टर ने करी थी, तो इसी रिक्टर के नाम पे इसका रिक्टर स्केल नाम रख दिया गया। इसमें जो मीटर होता है, पैरामीटर, वो 1 से 12 तक होता, 1 से 10 तक होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। रिक्टर स्केल में 1 से 10 तक होता है, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है कि 1 पॉइंट प्लस बढ़ने पर 10 गुना तीव्रता बढ़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? जैसे मान लो हम बोलते नहीं, जब भूकंप आता है कि 8 रिक्टर स्केल पैमाने का भूकंप आया है, तो आपको हमेशा याद रखना है इसमें, जैसे 1 से 2 पे गया, मतलब 1 रिक्टर स्केल पे पैमाना है और 2 पे है, फिर 2 से 3 पे है, 3 से 4 पे है। तो जब आप 1 से 2 मूव करेंगे और 2 से 3 मूव करेंगे तो यहाँ पे जो है वो तीव्रता 2 गुना नहीं बढ़ता कि 1 से 2 गए तो 2 गुना हो गई, 2 से 3 गए 10 गुना बढ़ती है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इसकी जो तीव्रता है उसका जो गुना है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे 7 रेक्टर स्केल पे अगर जो तीव्रता होगी, अगर 8 पे चली गई तो उसका 10 गुना बढ़ जाएगी पिछले वाली से, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और मार्केली स्केल में 1 से 12 तक होते हैं मीटर, पैरामीटर पे पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो रेक्टर पे 1 से 10 तक और मार्केली में 112 तक।
ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि आप बहुत डीप में जाके आपके एग्ज़ाम में सवाल बनने लगे हैं। तो ये मेरा भूकंप पे क्लास रहा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं। भूकंप से जो आएगा यहीं पर से आएगा, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं आते हैं, ठीक है। पे एक टॉपिक देखेंगे सौरमंडल को। तो सौरमंडल में मैं आपको डिटेल्स में वो सब नहीं कराऊंगा कि पूरा हाँ ये पृथ्वी है, इधर सूर्य के चारों चक्कर घूम रही, वहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं बनता है। मैं कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक फैक्ट आपको कराऊंगा, क्योंकि आपको एग्जाम की दृष्टि से वही वाला करना। वनडे की तरह एक एक चीज़ रटनी नहीं है कि ये ग्रह ये सूर्य के सबसे निकट है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो जो बेसिक बातें हैं वो मैं जो करा रहा हूँ सिर्फ इतना आपको करके जाना, और यहाँ से आए तो गलत मत करना, ठीक है। एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह क्या होता है? तो एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी होती है जो कहाँ पाई जाती है, ये पूछ लेता है कभी कभी। तो याद रखना ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। कूपर बेल्ट क्या होता है? तो सारे ग्रहों से बाहर की एक पट्टी। तो मान लीजिए सूर्य है और यहाँ पे बहुत सारे ये सारे ग्रह हैं, तो सारे ग्रहों के बाहर एक बड़ी सी पट्टी पाई जाती है, उसी को कूपर बेल्ट कहते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए मंगल और बृहस्पति, तो इसके बीच की जो पट्टी वो क्षुद्र ग्रह पट्टी कही जाती है, ठीक। रेड शिफ्ट क्या है? तो रेड शिफ्ट एक कॉन्सेप्ट है, इसका क्या मतलब होता है? तो रेड शिफ्ट जो है, ब्रह्मांड फैल रहा है, इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण ही रेड शिफ्ट है। फीबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस, सॉरी, फोबोस और डीमोस क्या होता है? तो मंगल के उपग्रह जो है वो होते हैं फोबोस और डीमोस। तो आपको याद रखना है, अगर पूछ ले कि मंगल के उपग्रह कौन से हैं, तो फोबोस और डीमोस मंगल के उपग्रह हैं। और यूनिवर्स का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस है, ये भी आपको याद रखना है। डीमोस सौरमंडल का नहीं, पूरे यूनिवर्स का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? तो याद रखिएगा वो ओलंपस मोन्स है, जो कि मंगल ग्रह पर ही पाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी अगर दे दे और ऑप्शन में पृथ्वी वाला रहेगा, आपको देख के लगेगा नहीं ये सही है, नहीं याद रखना है आपको, फिर ओलंपस मोन्स लगाना है जो कि मंगल ग्रह पर है। और सौर मंडल का सबसे ऊंचा अगर पूछ ले ज्वालामुखी कौन है, तो याद रखिए वो निक्स ओलंपिया है, ये भी मंगल ग्रह पर पाया जाता है। और ये एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह का है, ठीक है। और ओलंपस मोन्स भी मंगल ग्रह का है, और ओलंपस मोन्स सबसे बड़ा है और सबसे ऊंचा निक्स ओलंपिया है। अब यहाँ पे बृहस्पति के कुछ ग्रहों पे क्वेश्चन बनता है, उसको भी हम देखते हैं। तो जैसे गैनीमीड है, गैनीमीड, कैलिस्टो और लो, जिसको आयो बोलते हैं, और यूरोपा, ये चार के चारों बृहस्पति के उपग्रह हैं। और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो यही गैनीमीड है। अभी हमने देखा था ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह कौन था, तो डीमोस था। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमीड है। टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है, और गैनीमीड के बाद सेकंड सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे लार्जेस्ट ग्रह है, ठीक। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं कि लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? तो अरुण को कहते हैं। मीथेन गैस अरुण ग्रह पर पाई जाती है, और ब्लू ग्रीन कलर का ये ग्रह है। तारों का कलर कैसा होता है? तो लाल, सफेद और नीला। ऑप्शन में एक दे देगा, कहेगा इनमें से कौन नहीं है, तो काला नहीं है, ठीक है। लाल, सफेद और नीला जो है वो तारों का कलर होता है। और जो लाल सफेद है वो मिनिमम टेम्परेचर को दिखाता है लाल कलर, और नीला कलर जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर को दिखाता है। ये पूछता है आपसे कि सल्फर के बादल कहाँ पाए जाते हैं, SO2 के बादल, घने बादल कहाँ मिलते हैं? तो शुक्र ग्रह पर मिलते हैं, ठीक है। जो मैं चीज़ें करा रहा हूँ यही में से सवाल फंसेगा। शुक्र एवं अरुण की सूर्य की परिक्रमा की दिशा क्या होती है? तो याद रखना ये विपरीत होती है। ये ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। आयरन ऑक्साइड FeO कहाँ पे मिलता है? मंगल ग्रह पर। शीतल ग्रह कौन सा है? तो वरुण है, जिसको नेपच्यून कहते हैं। और गोल्डी लॉक जोन क्या होता है? तो कोई ऐसा ग्रह पूरे मतलब ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, जिस पर जीवन की दशाएं पृथ्वी की तरह हो, तो उसी को गोल्डी लॉक जोन कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बेसिक बातें हैं, आपको याद रखना सिर्फ इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक टॉपिक हमारा बचा है, वो कौन सा टॉपिक है? वो है ये विश्व की प्रमुख जनजातियों से सवाल आते हैं। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट लेकर के लगा दिया है, और इतनी ही जनजातियाँ अगर आप देख लेंगे तो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इंडियन जनजातियाँ जो वो मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी क्लास में करा दूंगा। तो विश्व की जनजातियों को अगर हम देखें तो आपको क्या याद रखना है? विश्व की जनजातियों में आपको याद रखना है कि एस्कीमो कहाँ पे पाई जाती है। और एस्कीमो बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। एस्कीमो याद रखना है आपको, ग्रीनलैंड, अलास्का और कनाडा वाले रीजन में पाई जाती है। तो उत्तरी अमेरिका का रीजन, और खासकर ग्रीनलैंड ऑप्शन में होता है। एस्कीमो ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का में पाई जाती है। बुशमैन, ये तो बार बार पूछता है, ये कालाहारी डेजर्ट जो कि बोत्सवाना में है, अफ्रीका में, वहाँ पे मिलती है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड की जनजाति है। एन्नू जनजाति जापान की है। सेमांग मलेशिया की है। खिरगिज मध्य एशिया की है। वेद्दा श्रीलंका में है। मसाई पूर्वी अफ्रीका, केनिया वाले रीजन में। पिगमीट जो है कांगो बेसिन में मिलती है। बद्दू अरब में मिलती है। जुलू जो है वो नेपाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में मिलती है। नीग्रो मध्य अफ्रीका में मिलती है। इंकाया दक्षिण अफ्रीका में मिलती है। तारतार एक जो है वो कहाँ मिलती है? तारतार जो है वो साइबेरिया रीजन में मिलती है। बोरो जो है ब्राजील में मिलती है। पापुआंस पापुआ न्यू गिनी में। याकू टुंड्रा प्रदेश में। हैदा USA में। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका कनाडा में मिलती है। बर्बर मैक्सिको में। नोबा सूडान में। फुलानी
दक्षिणी अफ्रीका में, यूका गिर उत्तर पूर्वी साइबेरिया में, बोरा अमेजन बेसिन ब्राजील, पेरू, कोलंबिया में, सकाई जो है मलय प्रायद्वीप मलेशिया में मिलती है, माया मध्य अमेरिका में, लैप्स स्कैंडिनेवियन प्रदेश में, यूपित पूर्वी रूस पश्चिमी अलास्का, बंतु पूर्वी एवं मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में, कोरियाक रूस में और एटा फिलीपींस में। अब मैंने बहुत सारी करा दी, आपको लग रहा होगा कि इसमें तो ऐसे कैसे याद करेंगे, मैं कुछ बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से याद कर लेना उनको। जैसे एटा फिलीपींस की याद रखना, मैं जिस पर टिक करना हूँ उसको अच्छे से याद रखना, ठीक। कोरियाक रूस में है, लैप्स जो है याद रखना स्कैंडिनेवियन में है, ठीक। इसके अलावा बोरा जो है याद रखना अमेजन बेसिन ब्राजील और पेरू कोलंबिया में पाई जाती है। अब बोरा एक हवा हमने देखा था इटली में, तो जनरली लोग बोरा देख के इटली लगा देंगे ऑप्शन में, ऐसे एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। फिर नुबा याद रखना सूडान में, रेड इंडियन और हैदा याद रखना, रेड इंडियन कनाडा में और हैदा यूएसए में, ठीक। आपको याद रखना बोरो ब्राजील में, अभी हमने देखा बोरा कहाँ, अमेजोन बेसिन ब्राजील, और बोरो केवल ब्राजील में, ठीक। ये इतनी याद रखनी है आपको इसमें से, आप मतलब इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो, इतनी जरूर याद रखनी है आपको, ठीक। क्वेश्चन जनरली यहीं से मिल जाएगा। फिर ऊपर वाले में देखें तो आपको एस्किमो याद रखनी है, ग्रीनलैंड कनाडा अलास्का, बुशमैन याद रखनी, माओरी याद रखनी, एनू याद रखनी, आपको खिरगिज याद रखनी, वेदा याद रखना, मसाई याद रखना, ठीक है। बद्दू और पिग्मीज याद रखनी है, नीग्रो याद रखनी, बस इतनी आप याद रखना, ठीक है। इतनी जनजातियां तो आप याद कर ही सकते हैं, तो जनजातियों से इतने क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हमारा इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है क्या, फिजिकल ज्योग्राफी। अब हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, मतलब पूरी मैपिंग वाली सीरीज आपने नहीं देखी, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग जा करके उसको देख लो, ठीक है। और उसके बाद ये वाली एक क्लास, ये हमारी क्लास जो है ये लगभग आपकी हो गई है 1 घंटे के आसपास की, तो इसको आप लोग ज़रूर देख लेना। एग्जाम से पहले कम से कम 2 बार देख के चले जाना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारी अब ज्योग्राफी में सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी की एक क्लास आएगी लगभग 1.5 घंटे के आसपास, उसको आप देख लेना। वो मैं आपको 1 या 2 तारीख में दूंगा, आपको कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। और उससे पहले अब आपको आज ये मिल गई, अब आपको हिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी, तो आपको मैं एक ही क्लास में एंशिएंट मिडाइवल और मतलब एक आपको एंशिएंट की मिलेगी, एक मिडाइवल को मिलेगी और एक मिलेगी आपको मॉडर्न की, ठीक है। तो पहले मॉडर्न की मिलेगी, फिर मिडाइवल, फिर एंशिएंट, ऐसे मिल जाएगी। उसके बाद इकोनॉमिक्स की एक क्लास मिलेगी, फिर आपको एक मिलेगी यूपी स्पेशल की, और एनवायरनमेंट की आपका कंप्लीट हो जाएगा एक क्लास में। तो लगभग नेक्स्ट 5-6 दिनों में हम कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद फिर मैं मैराथन बना करके इन सारी क्लासेस को और कंबाइन करके मतलब, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो सकती हैं वो मैं आपको दे दूंगा, तो आपका रिवाइज अच्छे से हो जाएगा। उसको आप 2-3 बार कर लेना, एग्जाम में आप देखना कितना कॉन्फिडेंस फील करेंगे, ठीक है। और बाकी ये सारे जो हमारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स हैं, इनको अगर आपको चाहिए, और करंट अफेयर जो सीरीज चल रही है उसको आप लोग जरूर देखो, आपका बहुत शानदार तरीके से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाली सीरीज देखो, उसकी भी प्लेलिस्ट बना देगी। बाकी आपको करंट की जो 1 लाइन मतलब जितने भी सेगमेंट वाइज टॉपिक वाइज जो मैं करंट करा रहा हूँ उसके नोट्स, स्टैटिक की ये वाले नोट्स जो मैं करा रहा हूँ सारे सब्जेक्ट के, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो एक नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, तो आपको बता दिया जाएगा और वहीं पे आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे सारे एक साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए।